नमस्कार, वेलकम टू स्टडी अड्डा 2.0। लास्ट वीडियो में हमने मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के एमसीक्यू पर बात की थी। इस वीडियो में हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 की अप्रभाविता के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 अस्तित्व में आया। SC/ST अधिनियम 1989 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित का एक अधिनियम है। अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण में उल्लेखित संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया है, जिसमें सुरक्षा के दोहरे उद्देश्य हैं। यह कमजोर समुदाय के सदस्यों के साथ साथ जाति आधारित अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करता है। 5 अध्याय हैं और 23 धाराएं हैं। इस अधिनियम का संख्यांक 33 है। भारतीय गणराज्य के 44वें वर्ष लाया गया। यह अधिनियम भारतीय संसद में पारित किया गया 11 सितंबर 1989 को। भारत में लागू 30 जनवरी 1990 से। तो अध्याय 1 में है प्रारंभिक। संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ। संक्षिप्त नाम। इस कानून का नाम अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। यह पूरे भारत में लागू होगा। प्रवृत्त होने की तारीख। यह कानून तब से लागू होगा जब केंद्र सरकार इसे राजपत्र में अधिसूचित करेगी। परिभाषाएं। अत्याचार का मतलब उन अपराधों से है जो कानून की धारा 3 के तहत दंडनीय है। संहिता से मतलब 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता से है। आश्रित उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूरी तरह या मुख्यतः निर्भर हो। इसमें पीड़ित का पति या पत्नी, बालक, माता पिता, भाई और बहन शामिल हैं। ख और ग यानी कि बी और सी। आर्थिक बहिष्कार। आर्थिक बहिष्कार का मतलब ऐसे कार्यों से है जो किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का किराए के काम या व्यापार से जुड़ा सौदा करने या व्यवसाय करने से इनकार करना। दूसरा, ऐसे अवसरों से वंचित करना जिसमें सेवाओं तक पहुंच या सेवा प्रदान करने के बदले प्रतिफल मिलने की संभावना हो। तीसरा, ऐसे अनुबंधों पर चर्चा करने से इनकार करना जिन्हें सामान्य व्यापारिक व्यवहार में समान रूप से स्वीकार किया जाता है, या किसी व्यक्ति से बनाए गए व्यावसायिक या व्यापारिक संबंध को समाप्त करना या उनसे दूर रहना। अब बी और डी के हैं अनन्य विशेष न्यायालय। इनसे मतलब उन न्यायालय से है जो इस अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से धारा 14(1) के तहत बनाया गया हो। वन अधिकार। इसका वही अर्थ होगा जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवास अधिनियम 2006 की धारा 3(1) में दिया गया है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी। इसका वही अर्थ होगा जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 2(1)(6) में दिया गया है। लोक सेवक। इसका मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत परिभाषित लोक सेवक से है। साथ ही इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कार्यरत वे लोग भी शामिल होंगे जिन्हें किसी कानून के तहत लोक सेवक माना गया हो। ग नंबर। SC और ST। जो संविधान के अनुच्छेद 366, 24 और 25 में दिया गया है। विशेष न्यायालय। इससे मतलब धारा 14 के तहत बनाए गए विशेष सेशन न्यायालय से है। विशेष लोक अभियोजक। इससे मतलब वह सरकारी वकील है जिसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया हो या जो धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता हो। अनुसूची। इससे मतलब इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची से है। सामाजिक बहिष्कार। इसका मतलब किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से अलग थलग करने से है, जैसे किसी व्यक्ति को कोई धार्मिक या सामाजिक सेवा देने
या उससे लेने से इनकार करना, इसके साथ सामाजिक संबंध न रखना या उसे समाज से अलग कर देना। पीड़ित, इससे मतलब वह व्यक्ति जो एससी या एसटी का सदस्य हो और इस अधिनियम के तहत अपराध का शिकार हुआ हो। इसमें उसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक हानि शामिल है। इसके अलावा पीड़ित के रिश्तेदार, कानूनी संरक्षक और उत्तराधिकारी भी इसमें आते हैं। साक्षी, इससे मतलब वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत हुए अपराध से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी रखता हो और जांच, सुनवाई या गवाही के लिए आवश्यक हो। इसमें पीड़ित भी शामिल हो सकता है। अध्याय 2, अत्याचार के अपराध। अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। पहला, जो कोई एससी या एसटी का सदस्य नहीं होते हुए निम्नलिखित कृत्य करेगा, उसे दंडित किया जाएगा। एक का नंबर है, यदि वह एससी या एसटी के किसी सदस्य के मुंह में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या उसे ऐसा पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करता है। बी है, यदि वह एससी या एसटी के किसी सदस्य द्वारा कब्जे में रखी गई भूमि में मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव या अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करता है। ग, यदि वह एससी या एसटी के किसी सदस्य को अपमानित करने या उसे मानसिक कष्ट देने के लिए उसकी पड़ोस में घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करता है। फोर्थ है, यदि वह एससी या एसटी के किसी सदस्य को जूता की माला पहनाता है या उसे नग्न या अर्धनग्न करके घुमाता है। फिफ्थ है, यदि वह एससी या एसटी के किसी सदस्य पर बलपूर्वक कोई कार्य करता है, जैसे कपड़े उतारना, सिर मुंडवाना, मूछें हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या अन्य कोई ऐसा कार्य जो मानव गरिमा के विरुद्ध हो। 6 नंबर, यदि वह एससी या एसटी के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या कब्जे में दी गई भूमि पर जबरदस्ती खेती करता है या उसे हस्तांतरित करता है। 6, यदि वह एससी या एसटी के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों से हटाता है, उसकी फसल को नष्ट करता है या उसके अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। स्पष्टीकरण खंड 4 और इस खंड के प्रयोजनों के लिए संदोष में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। अ, व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ। बी, व्यक्ति की सहमति के बिना। ई, व्यक्ति की सहमति यदि डर या धमकी के तहत ली जाती है। ई, किसी भूमि के अभिलेखों में अनियमितता या बनावट। ज, एससी एसटी के किसी सदस्य को बेगार करने के लिए मजबूर करना या सरकार द्वारा निर्धारित किसी अनिवार्य सेवा के अलावा अन्य प्रकार के बलात्कारी कार्य करना। झ, एससी एसटी के किसी सदस्य को मानव या पशु सेवा की अंत्येष्टि या शवों के स्थानांतरण के लिए मजबूर करना। इंगा, एससी या एसटी के सदस्य को हाथ से मैला उठाने के लिए मजबूर करना या उसे ऐसे कार्य के लिए नियुक्त करना। ट, एससी या एसटी की महिलाओं को देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या धार्मिक संस्थानों में उनके समर्पण को बढ़ावा देना या ऐसी प्रथा को बढ़ावा देना। ठ, एससी एसटी के सदस्य को अ नंबर है इसके तहत मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करना। सेकंड, किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन फाइल न करने या ऐसे नाम निर्देशन को प्रत्याहृत करना। ई, किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में एससी एसटी के सदस्य के नाम निर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करना। एससी एसटी के किसी सदस्य को पंचायत या नगरपालिका के चुनाव में अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या उसे मजबूर करना। मतदान के बाद एससी या एसटी के किसी सदस्य के खिलाफ हमला करना, उपहत्या करना या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार की धमकी देना। एससी या एसटी के किसी सदस्य के खिलाफ मिथ्या या द्वेषपूर्ण आरोप लगाना या दंडात्मक कार्यवाही में उन्हें फंसाने का प्रयास करना। नेक्स्ट है, किसी लोक सेवक को मिथ्या या तुच्छ सूचना देना जिससे वह लोक सेवक एससी या एसटी के किसी सदस्य के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मजबूर हो। नेक्स्ट है, एससी या एसटी के किसी सदस्य को अवमानित करने की आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करना। नेक्स्ट, लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से एससी या एसटी के किसी सदस्य को गाली गलौज करना। नेक्स्ट है, एससी या एसटी के सदस्यों द्वारा सामान्यतः
धार्मिक माने जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या अपवित्र करना। स्पष्टीकरण है, इस खंड के प्रयोजन के लिए वस्तु सबसे अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत मूर्ति, फोटो और रंग चित्र भी आते हैं। नेक्स्ट, एससी या एसटी के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं को लिखित या मौखिक शब्दों, चिन्हों, दृश्य रूपण या अन्य किसी रूप में अभिवृद्धि करना या इसे बढ़ाने का प्रयास करना। नेक्स्ट, एससी या एसटी के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का अनादर करना, चाहे वह लिखित या मौखिक शब्दों के माध्यम से हो या किसी अन्य साधन से। नेक्स्ट, 1 नंबर का है फर्स्ट पॉइंट, एससी या एसटी की किसी स्त्री को महाशय यह जानते हुए कि वह एससी या एसटी से संबंधित है, कामुक प्रकृति के स्पर्श करेगा, जबकि यह स्पर्श प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना और कामिक प्रकृति का होगा। नेक्स्ट, एससी या एसटी की किसी स्त्री के बारे में यह जानते हुए कि वह एससी या एसटी से संबंधित है, कामुक प्रकृति के शब्दों, कार्यों या अविक्षेपों का उपयोग करेगा। स्पष्टीकरण, उपखंड 1 के प्रयोजन के लिए सहमति शब्द से कोई सुस्पष्ट और स्वैच्छिक करार अभिप्रेत है, जब कोई व्यक्ति शब्दों, अंग विक्षेपों या अन्य अमौखिक तरीके से किसी कार्य में भागीदारी की रजामंदी को प्रदर्शित करता है। हालांकि एससी या एसटी की कोई स्त्री जो कामुक प्रकृति के किसी कार्यों में शारीरिक अवरोध नहीं करती, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकलाप में सहमति के रूप में नहीं मानी जाएगी। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि स्त्री का लैंगिक इतिहास अपराधी के साथ लैंगिक इतिहास सहित सहमति को प्रमाणित नहीं करता और यह अपराध को कम नहीं करता। एससी या एसटी के सदस्य द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले किसी स्रोत, जलाशय या किसी अन्य के जल को दूषित या गंदा करना, जिससे वह जल उस प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए वह सामान्यतः उपयोग किया जाता है। वह है, एससी या एसटी के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रुद्रजन अधिकार से इनकार करना या ऐसे सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंचाने से निर्वारित करना जिसमें जनता या उसके अन्य वर्गों के सदस्य का उपयोग करने और पहुंचने का अधिकार है। या एससी या एसटी के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना या छुड़वाना, परंतु इस खंड की कोई बात किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी कार्रवाई को लागू नहीं होगी। इसका यह का फर्स्ट पॉइंट है, एससी या एसटी के सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निर्वारित करना। फर्स्ट है इसमें, किसी क्षेत्र के सम्मिलन, संपत्ति, संसाधन का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या शमशान भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरिता, स्रोत, कुआं, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय साधन, कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करना। साइकिल या मोटरसाइकिल पर सवारी करना या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नए कपड़े पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह के दौरान घोड़े या किसी अन्य यान पर आरोहण करना। यह है, जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रवेश करना या किसी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसे निकालना। ये किसी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या लोक मनोरंजन स्थान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई उपकरण या वस्तुओं का उपयोग करना। वो किसी व्यवसाय, व्यापार या किसी नौकरी में नियोजन करना जिसमें जनता या अन्य वर्ग के लोग भी उपयोग कर सकते हैं
या उस तक पहुँच का अधिकार रखते हैं। यह का सेकंड पॉइंट है, जादू टोना करने या पाइन होने के अभिकथन पर एससी या एसटी के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाना या मानसिक यंत्रणा देना। थर्ड पॉइंट है, एससी या एसटी के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करना या उसकी धमकी देना। दंड, उपयुक्त खंडों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु यह 5 वर्ष तक हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो एससी या एसटी का सदस्य नहीं है, यदि निम्नलिखित अपराध करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है जिससे उसका उद्देश्य एससी या एसटी के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए दोषी कराना है जो मृत्यु दंड से दंडनीय है, तो वह आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडित होगा। यदि मिथ्या साक्ष्य देने के परिणाम स्वरूप निर्दोष एससी या एसटी के किसी सदस्य को दोषी ठहराया जाता है और उसे फांसी दी जाती है, तो वह व्यक्ति मृत्यु दंड से दंडनीय होगा। सेकंड पॉइंट, यदि मिथ्या साक्ष्य के कारण एससी या एसटी के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है, लेकिन 7 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है तो उसे 6 महीने से 7 साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। यदि कोई व्यक्ति अग्नि या विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करके एससी या एसटी के किसी सदस्य को संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो वह 6 महीने से 7 साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। यदि कोई व्यक्ति अग्नि या विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करके किसी ऐसे भवन को नष्ट करता है जिसे एससी या एसटी के सदस्य पूजा स्थल या आवास के रूप में उपयोग करते हैं, तो वह आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। फिफ्थ पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 45 के तहत ऐसा अपराध करता है जिसमें 10 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, तो उसे यह पता है कि पीड़ित व्यक्ति एससी या एसटी का सदस्य है या उसकी संपत्ति किसी एससी या एसटी के सदस्य की है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। 5 का, यदि कोई व्यक्ति एससी या एसटी के किसी सदस्य या उसकी संपत्ति के खिलाफ कोई अपराध करता है तो उसे यह पता है कि वह व्यक्ति एससी या एसटी का सदस्य है, तो उसे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 45 के अनुसार निर्धारित दंड मिलेगा और उसे जुर्माना भी देना होगा। 6 पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति यह जानबूझकर करता है या विश्वास करता है कि इस अध्याय के तहत कोई अपराध हुआ है तो वह अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या जानकारी देता है, तो वह उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। 7 पॉइंट, यदि कोई लोक सेवक इस धारा के तहत कोई अपराध करता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष के कारावास और उस अपराध के लिए निर्धारित दंड से दंडनीय होगा। 4th पॉइंट है, कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड। लोक सेवक की कर्तव्य उपेक्षा कोई भी लोक सेवक जो एससी या एसटी का सदस्य नहीं है, यदि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत पालन किए जाने वाले अपने कर्तव्यों को जानबूझकर अपेक्षा करेगा तो उसे कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, लेकिन वह 1 वर्ष तक हो सकती है। सेकंड पॉइंट, लोक सेवकों के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। पहला, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसे लिखित रूप में अभिलिखित करना। दूसरा, इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम इत्तला रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसे दर्ज करना। इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत देना। डी, पीड़ित या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना।
इंगा अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय में 60 दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत करना तथा यदि विलंब हो तो लिखित रूप से उसका स्पष्ट कारण बताना। च किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सही रूप से तैयार विरचित करना और उसका अनुवाद करना। छ इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना। थर्ड, लोक सेवक द्वारा उपधारा में निर्दिष्ट कर्तव्यों की अवहेलना। लोक सेवक द्वारा उपधारा 2 में निर्दिष्ट कर्तव्यों की अवहेलना के संबंध में विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए आदेश दिया जाएगा। 5th पॉइंट है पश्चात व्यक्ति दोष सिद्धि के लिए वर्षित दंड। कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले से दोष सिद्ध हो चुका है, यदि उसे दूसरे अपराध या उसके पश्चात किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन वह उस अपराध के लिए निर्धारित दंड तक हो सकती है। 6 पॉइंट है भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, धारा 149 और धारा 23 के उपबंध जहां तक संभव हो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं। 7th पॉइंट कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समापहरण। फर्स्ट है जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होता है, वहां विशेष न्यायालय कोई दंड देने के अतिरिक्त लिखित रूप से आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई संपत्ति स्थावर या जंगम या दोनों जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है सरकार के कब्जे में संपहरण कर ली जाएगी। 2nd पॉइंट जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय यह आदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी संपत्ति स्थावर या जंगम या दोनों विचारण की अवधि के दौरान कुर्क की जाएगी और यदि विचारण का परिणाम दोष सिद्धि होता है तो इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति उस सीमा तक संपहरण के दायित्वाधीन होगी जहां तक वह इस अध्याय के अधीन लगाए गए किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। 8th है अपराधों के बारे में उपधारणा। इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में यदि यह साबित होता है कि पहला अभियुक्त ने वित्तीय सहायता प्रदान की है, यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति या किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है, तो यह उपधारणा किया जाएगा कि अभियुक्त उस अपराध में शामिल था। का पॉइंट है समूहों द्वारा अपराध किए जाने। यदि व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है और यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का परिणाम था, तो यह उपधारणा किया जाएगा कि यह अपराध सामान्य उद्देश्य या सामान्य आशय को प्राप्त करने के लिए किया गया था। ग अभियुक्त का पीड़ित या उसके कुटुंब के बारे में ज्ञान। यदि अभियुक्त पीड़ित या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता है तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जब तक यह सिद्ध न किया जाए कि अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजाति पहचान का ज्ञान नहीं था, यह माना जाएगा कि अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजाति पहचान का ज्ञान था। 9th है शक्तियों का प्रदान किया जाना। संहिता 1 में इस अधिनियम के किसी अन्य उपविधान में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह अपराध के निवारण और निपटान के लिए शक्तियां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण और उसके
निपटान के लिए या किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए किसी जिले या उसके किसी भाग में राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिले या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयुक्त होने वाली शक्तियां या यथास्थिति ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए और विशेष रूप से किसी विशेष न्यायालय के सक्षम व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां प्रदान कर सकेगी। सेकंड, सहायता का प्रावधान। पुलिस के सभी अधिकारी और सरकार के अन्य सभी अधिकारी इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, योजना या आदेश के उपबंधों के निष्पादन में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेंगे। तीसरा पॉइंट, संहिता के उपबंधों का पालन। संहिता के उपबंध जहां तक हो सकें उपधारा 1 के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में लागू होंगे।